आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। तो जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले ये 5 क्वेश्चन है जो आपको अपने आप को पूछना है, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि मैं लोन लूँ या ना लूँ। अगर मुझे लोन लेना है तो कितने अमाउंट का लेना है और कितने टर्म के लिए लेना है, कितना टाइम पीरियड के लिए, टेन्योर कितना होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए, वो आप समझ पाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने आप से पूछना है कि कितने लोन अमाउंट का मुझे रिक्वायरमेंट है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि हमें लोन अमाउंट का कितना रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जांपल आपका लोन रिक्वायरमेंट हो सकता है कि मान लीजिए 25 लैक्स। तो क्या 25 लैक्स के लिए आप एलिजिबल है? दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 25 लैक्स की लोन की रिक्वायरमेंट है, पर क्या हम उस लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है? अगर एलिजिबल है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब दूसरी बात हो गई कि अगर आपको रिक्वायरमेंट 25 लाख की है, आपको बैंक में से लोन मिल रहा है 15 लाख का, तो बाकी का जो आप 10 लाख लाओगे वो मार्केट में से लोगे, जिसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, जो उनको पे भी आपको जल्दी करना होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें कितना लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट है और कितना हम की लोन के लिए हम एलिजिबल है। हम जिस लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है हमें उससे ज़्यादा लोन कभी भी नहीं लेना, बाहर से भी नहीं लेना है। ठीक है, कि आपने ऐसा सोच लिया कि चलो मुझे 25 लाख की रिक्वायरमेंट है और बैंक वाले मुझे दे रहे हैं 20 लाख रुपए, तो बाकी का 5 लाख है वो मैं मार्केट से उठा लूँ, वो मैं 1% पे किसी से ले लूँ, वो मैं गोल्ड लोन लेके ले लूँ। वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी ही 20 लाख है तो आप 20 लाख से ज़्यादा का लोन मत लीजिए। जब आप 20 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तब फ्यूचर में आप फंसते हैं और तब आपको फ्यूचर में लॉस हो जाता है, आप स्टक हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है और आपका सोच विचार बस एक ही चीज़ के अराउंड घूमता रहता है कि ये ईएमआई इस डेट को है, मैं इसके पैसे कहाँ से लाऊं, ये ईएमआई इस डेट को है, इसके पैसे कहाँ से लाऊं। अगर आपने 3 4 5 लोन ले ली तो आपका पूरा महीना उसी पे चला जाएगा कि इस लोन के ईएमआई में कैसे अरेंज करूं और आपकी लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए एक टाइम पे हो सके तो 1 या 2 लोन, उससे ज़्यादा लोन नहीं लेना है और आपकी लोन की एलिजिबिलिटी जितनी हो उससे ज़्यादा का भी लोन आपको नहीं लेना है। अब तीसरा क्वेश्चन आपको अपने आप को ये पूछना है कि अगर ये लोन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ और वहाँ से हमें ईएमआई दिया जाता है, फॉर एग्जांपल उसका ईएमआई है 10,000 रुपये, तो क्या वो 10,000 रुपये आप आने वाले 6 महीने तक बिना किसी इनकम के भी पे कर पाओगे क्या? अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है आपकी और आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। समझ में आ गया सर? मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जो भी लोन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आप उस अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, बैंक आपको उस अमाउंट पे लोन भी देना चाहता है। अब बैंक ने ईएमआई फॉर एग्जांपल आपको दिया 10,000 रुपये का, तो वो जो 10,000 का ईएमआई है वो आने वाले 6 महीने तक बिना किसी भी इनकम के, आपको कोई भी इनकम नहीं हो रही है, फिर भी आप 6 महीने तक वो ईएमआई टाइम पे कर पाओ। क्या आपके पास उतना सेविंग है? अगर है तो आपकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है और वैसे ही कंडीशन होनी चाहिए, वैसी ही कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप कहीं पे भी कोई इमरजेंसी एक्सपेंसेस आ जाए तो आप फंस ना जाए और आप इजीली अपने ईएमआई टाइम पे कर पाए, जिससे आपका सिबिल भी नहीं बिगड़ेगा, जिससे फ्यूचर में भी अगर आपको लोन रिक्वायरमेंट होगी तो टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन अपने आप को पूछना है कि जो भी लोन का ईएमआई आ रहा है वो लोन का ईएमआई आपकी टोटल मंथली इनकम के 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लोन का ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 35% से ज़्यादा होगा तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है। आप कई बार टाइम पे अपना ईएमआई भी पे नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो मंथली ईएमआई है वो आपकी मंथली इनकम के 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके सारे लोन का। ठीक है, अगर आपके 2 लोन है और दोनों लोन का टोटल हो रहा है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़, तो वो 10,000 रुपीज़ आपकी मंथली सैलरी के 35% या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि अगर आपका सैलरी मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है, क्योंकि आप आसानी से समझ पाए, आपका सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपके पास 2 लोन हो या 3 लोन हो या 4 लोन हो, उसका ईएमआई का टोटल 35,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सैलरी 10,000 रुपये है तो उसका 35% आपकी 2 लोन हो या 3 लोन हो, उसका ईएमआई, इन तीनों लोन का ईएमआई आपका 3500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 10,000 सैलरी है, उसी तरह से अगर 1 लाख सैलरी है तो आपका ईएमआई 35,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको वैसे ही अरेंज करके रखना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आपके पास पैसा बचेगा जिसको आप इन्वेस्ट कर पाओगे, तभी जाके आपके पास पैसा बचेगा कि आप अपने मौज शौक भी पूरे कर पाओगे, तभी जाके आपके पास पैसा बचेगा कि आप अपना इमरजेंसी फंड भी अरेंज कर पाओगे। अगर आप सारा पैसा जो कमा रहे हो वो लोन के थ्रू बैंकर्स को ही दे देते हो तो आपके पास फंड नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, जिससे आप वेल्थ क्रिएट करने के मौके खो दोगे, ठीक है। तो इस वजह से आपका ईएमआई 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 35% से कम रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको 5th क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, क्या आपने अपने जीवन में होने वाले रिस्क को मैनेज किया है। तो जो भी आप लोन ले रहे हैं, आप होम लोन लोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप 15 से 20 साल का लोन लोगे। अब 15 से 20 साल के अंदर आपको काफ़ी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, शादी ब्याह हो सकते हैं, एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस भी होते हैं, घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई, वैसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उस टाइम पे आपका जो ईएमआई है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्लानिंग कर लेना है, जैसे कि आप अपना इंश्योरेंस ले लीजिए, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, आपके पास व्हीकल है उसका जनरल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। वो अपने जो भी इमरजेंसी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, वो जो रिस्क वाले एक्सपेंसेस है जिसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं होता है और 20 साल में ना जाने कब कहीं ऐसा हादसा हो जाए या फिर आपके वो खर्चे आ जाए, तो आपके ने पहले से ही अगर प्लानिंग कर रखा होगा तो आपके ईएमआई डिस्टर्ब नहीं होंगे और बड़ी ही आसानी से आप अपने ईएमआई को टाइम पे कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इस तरीके से प्लानिंग किया तो विद इन 10 ईयर्स आप अपने ईएमआई को पे कर सकते हो। मतलब आपके पास जो फंड रहेगा उसी को आप इन्वेस्ट कर करके इतनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे कि आप अपने लोन्स को प्री मैच्योर पे कर सकते हो। इस वजह से आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपके कलीग या फिर अपनी फैमिली में कोई भी व्यक्ति अगर होम परचेज करने की सोच रहा है और अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं लोन के लिए, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, शायद ये वीडियो उनकी हेल्प कर पाए।